श्वसन की अवस्थाएं या चरण स्टेप आर फेजेज ऑफ रिस्पायरेशन। मनुष्य में जो श्वसन क्रिया होती है इसमें हीमोग्लोबिन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शरीर में रुधिर में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होती है यानी HB जो होती है हीमोग्लोबिन, ये जो होती है ऑक्सीजन के परिवहन यानी ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में जो O2 होती है इसके ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में वर्क करते हैं, फंक्शन काम करती है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होती है ऑक्सीजन के परिवहन में अत्यंत लाभकारी और प्रभावी होती है। समान तौर पे जो सामान्य जल होता है यानी वाटर जो होगा, सामान्यतः वाटर में जो होता है 1 लीटर जल पाया जाता है उसमें लगभग 5 ml ओनली 5 ml ही ऑक्सीजन घुल सकती है, यानी 5 ml ऑक्सीजन इसमें घुलित अवस्था में रह सकती है। इसके साथ यानी कि 5 ml ऑक्सीजन को ही घोल सकती है। जबकि केचुआ जो होता है ये हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड जो होता है यानी अर्थवर्म, केचुए में अर्थवर्म जो होते हैं इनमें लगभग 1 लीटर यानी कि हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड होता है उसमें 1 लीटर में लगभग इसमें जो होता है मैक्सिमम 65 ml जो होता है ऑक्सीजन के घोलने की क्षमता होती है। जबकि इतने ही रुधिर यानी कि जितनी मात्रा में रुधिर जो मनुष्य क्या होता है, ये मनुष्य यानी मैन में ये जो होती है 1 लीटर यानी कि इसमें मान सकते हैं इसमें जो होता है लगभग 250 ml ऑक्सीजन यानी 250 ml ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं हीमोग्लोबिन जो होती है यानी कि वाटर की अपेक्षा इसमें जो मनुष्य में होती है लगभग 50 यानी वे 50 गुना अधिक पाया जाता है। यानी इसमें 5 ml होता है ऑक्सीजन घोलने की क्षमता, इसमें लगभग 50 ml ऑक्सीजन घोलने की क्षमता अधिक होती है यानी कि 250 ml घोल सकता है। जो ऑक्सीजन धारण करने की शक्ति यानी कि ऑक्सीजन को इसमें आसानी से प्रभावित यानी हमारे शरीर में ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को बॉन्ड बना के अधिक मात्रा में फैलाने की कोशिश यानी पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है ये करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऑक्सीजन धारण करने की शक्ति जो होती है मनुष्य में अधिक पाई जाती है। और यह कह सकते हैं कि जंतुओं में जो हीमोग्लोबिन का विकास प्रभावी गैस परिवहन हेतु हुआ है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होती है जो मनुष्य में या जंतुओं में HB पाई जाती है यानी हीमोग्लोबिन जो पाई जाएगी इसका मेन फंक्शन यही होता है यानी जो इसमें ऑक्सीजन पकड़ने यानी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही इसमें जो गैस ऑक्सीजन की परिवहन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बना के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है जो परिवहन में काम करता है। तो ये जंतुओं में हीमोग्लोबिन का जो विकास हुआ यानी कि कह सकते हैं डेवलपमेंट जो हुआ है ये काफ़ी परिवहन हेतु ही माना गया है। और इसी की तरह से जो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है इसी के माध्यम से रिस्पायरेशन को हम मान सकते हैं कि रिस्पायरेशन जो होता है ये लगभग 2 चरणों में डिवाइड किया गया यानी कि पूरे रिस्पायरेशन को समझने के लिए अध्ययन करने के लिए इसको 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है। क्या कह सकते हैं 2 स्टेप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जिसमें है आप कह सकते हैं बाह्य श्वसन और दूसरा जो होगा ये अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन होगा। बाह्य श्वसन मतलब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और ये इंटरनल रिस्पायरेशन होगा। इंटरनल रिस्पायरेशन तो ये जो होता है बाह्य श्वसन यानी जो इसमें होता है इनको भी लगभग 5 स्टेप में यानी 5 भागों में 5 स्टेप में डिवाइड कर आसानी से समझा जा सकता है। पहला स्टेप मानेंगे इसमें जिसमें वायुमंडल से श्वसनांग तक वायु का लाना होता है और वापस करना, यानी कि जो वायुमंडल जो इसमें एटमॉस्फेयर में होता है वहाँ से ऑक्सीजन को जो होगी यानी कि वायु कह सकते हैं वायु ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है घुली हुई अवस्था मिक्स मतलब वायु जो होती है ये वहाँ तक श्वसनांगों तक लाना होता है, फिर वहाँ से ले जाके वापस ले जाना होता है। इसी को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यानी श्वासोच्छ्वास
पहला स्टेप श्वासोच्छ्वास होगा, जो वायु को जो लेके श्वसनांगों तक लेके आएगा, फिर श्वसनांग से लेके उसको अंदर से जो होगा श्वसनांगों को बाहर निकालने का काम करता है, जिसे ब्रीथिंग कहा जाता है। तो ये स्टेप होगा, यानी कि पहला श्वासोच्छ्वास, और सेकंड स्टेप जो होगा इसमें दूसरे चरण जो होगा, ये श्वसनांगों में जो होगा वायु और रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होगा, यानी वायु और रुधिर के बीच जो वायु होगी रुधिर में जाके आपस में गैसीय विनिमय करेंगे, यानी आपस में गैसीय एक्सचेंज करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन मिक्सअप होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से मिलेगा श्वसनांगों के माध्यम से, तो विनिमय होगा। थर्ड स्टेप जो है तीसरा चरण कहेंगे, इसमें जो रुधिर होता है ये रुधिर द्वारा किसी प्रकार से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन होगा, यानी जो रुधिर है वहाँ से जो रुधिर होगा ऑक्सीजन ये गैसीय एक्सचेंज किया गया, फिर यहाँ से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होगा ये जाएगा ऊतकों में मिलेगा, वहाँ पे यानी ऊतकों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का परिवहन होगा, ऑक्सीजन का परिवहन तीसरा स्टेप। फिर चौथे स्टेप में रुधिर जो होगा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, यानी जो रुधिर हमारा परिवहन बनेगा वहाँ तक ऊतक तक, यानी कोशिकाओं या ऊतकों तक टिश्यू तक ये पहुँचा है, उसके बाद टिश्यू से ब्लड का गैसीय एक्सचेंज होगा, गैसों को वहाँ से लेन देन होगा, गैसों का आदान प्रदान किया जाएगा, यानी ऑक्सीजन दे के वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ले लिया जाएगा। फिर पांचवा स्टेप जो लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे, यानी कह सकते हैं रुधिर जो होगा ये द्रव यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करेगा, यानी जो इसमें ऑक्सीजन का मान लीजिए ये नली है, तो यहाँ से जो O2 आई है ये कोशिकाओं में ऊतकों तक यानी कि पहुँचाया जाएगा, ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे दिया जाएगा, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा इसमें ब्लड में जो लिया जाएगा, फिर ये ब्लड में लेने के बाद यहाँ से श्वसनांगों तक लेके आने का काम किया जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन किया जाएगा। तो इस तरह से बाह्य श्वसन में हम डिवाइड कर सकते हैं 5 स्टेप को। पहला श्वासोच्छ्वास होगा, जो यानी कि एटमॉस्फेयर की यानी वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होगी वायु होगी इसको ले जाएगा श्वसनांगों तक, यानी श्वसन के जो श्वसन में अंग सहायक होते हैं वहाँ तक ले जाएगा, जिसे ब्रीथिंग कहा जाता है। फिर वहाँ से श्वसनांगों से ये रुधिर के बीच गैसीय विनिमय कराएगा, सेकंड स्टेप, यानी गैसीय विनिमय होगा, रुधिर वहाँ से ब्लड में मिक्सअप होगा, फिर जो ब्लड उसमें मिक्सअप हो गया थर्ड स्टेप में वो ऑक्सीजन का परिवहन करके वो कोशिकाओं तक लेके जाएगा। फिर चौथे स्टेप में कोशिकाओं से ऑक्सीजन जो होगा वो कोशिकाओं तक पहुँचेगा, तो ब्लड से वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाएगा, फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्सअप होगा, फिर पाँचवें स्टेप में जो ब्लड में मिक्सअप हो गया कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेके श्वसनांगों तक परिवहन करेगा। तो ये 5 स्टेप में यानी बाह्य श्वसन को इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम श्वासोच्छ्वास के बारे में पहले स्टडी करेंगे इसके बाद। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है कोशिकाओं में, यानी कि श्वसन की जो अवस्थाएँ होती हैं इनको लगभग 2 भागों में एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पायरेशन है, बाह्य और अंतः श्वसन। फिर बाह्य श्वसन को लगभग 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है, जो इसमें नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे।